Hello boys and girls, I am Jalad Durve from Kirti Vidya and today we are going to do MCQs of audit. MCQ number 1. Dash audit refers to critical and analytical examination of the performance of different managerial functions in an organization. मतलब हमें यहाँ पे टाइप ऑफ ऑडिट पूछा गया है जो कि एग्जामिनेशन करता है किसका, डिफरेंट मैनेजेरियल फंक्शंस का. तो मैनेजेरियल फंक्शंस का एग्जामिनेशन कौन सा वाला ऑडिट करेगा? ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ऑपरेशनल, ऑप्शन सी सोशल, ऑप्शन डी एनर्जी. ऑब्वियस ही बात है, मैनेजेरियल फंक्शंस का एग्जामिनेशन करना है तो मैनेजमेंट ऑडिट ही एग्जामिनेशन करेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैनेजमेंट ऑडिट. एमसीक्यू नंबर 2. द इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides for compulsory tax audit for an assessee carrying on profession where gross receipts exceed in the previous year. Option A 5 crore, option B 2 crore, option C 1 crore and option D 50 lakhs. तो इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 44AB. 44AB बोलता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका रेवेन्यू 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा. लेकिन यहां पे क्वेश्चन प्रोफेशन का पूछा गया है और 44AB में सेकेंड क्लॉज बोलता है कि अगर आप प्रोफेशन करते हो और आपका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा. तो ऑप्शन डी 50 लाख is correct option. MCQ number 2, option D 50 lakhs. MCQ number 3. The IASB functions as an independent standard setting body under the auspices of. IASB का फुल फॉर्म है इंडियन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ये किसके गाइडेंस के अंदर, किसके डायरेक्शंस के अंदर काम करता है? ऑल्दो वो इंडिपेंडेंट है तो फिर भी किसके अंडर काम करता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ अकाउंटेंट. वेल, इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. यहां पे ऑडिटर देख के धोखा मत खा जाना, करेक्ट ऑप्शन अकाउंटेंट ही है. जैसे आईसीआई के फुल फॉर्म में अकाउंटेंट है थर्ड शब्द, वैसे ही इधर आईएफए के फुल फॉर्म में थर्ड शब्द अकाउंटेंट्स ही है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. एमसीक्यू नंबर 4. अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन एन ऑडिटर शुड पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स एंड क्वालिटीज. मतलब एक ऑडिटर में क्वालिफिकेशन के अलावा और कौन सी खूबियां होनी चाहिए? 1. ऑनेस्टी. हाँ, एक ऑडिटर जरूर से ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खुद ही चीटिंग करता हो तो फिर वो क्या ही चेक करेगा. 2. इंडिपेंडेंट. हाँ, एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो मैनेजमेंट के दबाव के अंदर या फिर मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर काम कर रहा हो. वो खुद से अपना काम करने के लिए सक्षम होना चाहिए, वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सी कॉन्फिडेंशियलिटी. मतलब वो जो जानकारी इकट्ठा करता है क्लाइंट से, जो जानकारी खुफिया होती है कंपनी की उसके पास आ जाती है, वो जानकारी पब्लिक को नहीं देनी चाहिए. वो ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए. तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. एंड 4th टैक्टफुल एंड करेजियस. मतलब एक ऑडिटर साहसी भी होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही बोलने वाला होना चाहिए. तो चारों चार क्वालिटीज एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए. चारों चार क्वालिटीज वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में चारों चार क्वालिटीज इंक्लूडेड है, हेंस हम लोग ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे. एमसीक्यू नंबर 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 5. डैश ऑडिट. मतलब वापिस से हमें एक ऑडिट का प्रकार पूछा गया है तो हम लोग कीवर्ड्स ये क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे. इज एन एग्जामिनेशन. एक एग्जामिनेशन है, ऑडिट एक एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू असेस द करेक्टनेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट. यहां पर कीवर्ड है टैक्सेबल प्रॉफिट. हमें टैक्सेबल प्रॉफिट चेक करना है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं.
टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब हमने क्या इनकम टैक्स एक्ट के सारे सेक्शन, सारे प्रोविजन फॉलो करे हैं या नहीं करे, ये चेक करना है। ऑडिटर को जब ये चेक करना है तब वो कौन से प्रकार का ऑडिट करेगा? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑडिट, नो। ऑप्शन बी टैक्स ऑडिट, आगे के एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। टैक्स ऑडिट ही टैक्स के प्रोविजंस चेक करता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6, डैश इज द वन दैट हैज बीन क्रिएटेड विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल एविडेंस, यहां तो शब्द ही कौन सा है? एक्सटर्नल एविडेंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एविडेंस बनता है उसको हम लोग एक्सटर्नल एविडेंस बोलते हैं, वो क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बनता, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इंटरनल एविडेंस, हाँ इंटरनल एविडेंस जो होता है वो क्लाइंट खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाता है, तो इंटरनल एविडेंस इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम लोग आगे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस भी गलत ऑप्शन है। क्यों? जब हम लोग कहीं पे परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने किसी और से परचेज किया तो उसका बिल क्लाइंट के पास आता है। सपोज आप लोग डीमार्ट में जाके परचेज करते हैं तो आप डीमार्ट का बिल लेके आते हैं, तो आपके लिए क्या ये डीमार्ट का बिल परचेज इनवॉइस है? यस, ये परचेज इनवॉइस है, और यही इनवॉइस डीमार्ट के लिए सेल्स इनवॉइस है। अब ये आपने खुद तो जनरेट किया नहीं है, तो परचेज इनवॉइस एक एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस है, वो क्लाइंट के भीतर जनरेट नहीं होता। ऑप्शन डी कंफर्मेशन, मतलब हम लोग समझेंगे कि आउटसाइड कंफर्मेशन की ही यहां पे बात हो रही है, जो हम लोग डेटर से कंफर्मेशन लेते हैं, जो हम लोग क्रेडिटर से कंफर्मेशन लेते हैं, जो हम लोग बैंक से कंफर्मेशन लेते हैं। अभी ये क्लाइंट के भीतर तो जनरेट होता नहीं है, ये बाहर से जनरेट होता है, तो ये भी एक एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस का एग्जाम्पल है, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ number 7, an audit is conducted between two regular audit is called dash audit। वापिस से हमें एक ऑडिट का टाइप पूछा गया, ऐसा कौन सा ऑडिट है जो दो रेगुलर ऑडिट के बीच में आता है? मतलब रेगुलर ऑडिट कब होता है? 31 मार्च को होता है। जब रेगुलर ऑडिट होगा 31 मार्च फॉर एग्जांपल 2023, और दूसरा रेगुलर ऑडिट होगा 31 मार्च 2024, इन दोनों के बीच में जो ऑडिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट की डेफिनेशन ही है द ऑडिट विच इज बीन कंडक्टेड बिटवीन टू रेगुलर ऑडिट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 8, डैश ऑडिट, वापिस से हमें ऑडिट का टाइप पूछा गया है, इन्वॉल्व्स द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। यहां पर कीवर्ड है कॉस्ट अकाउंट। जो ऐसा कौन सा ऑडिट है जो चेक करता है क्या? कॉस्ट अकाउंट एंड अ चेक ऑन अडरेंस टू कॉस्ट अकाउंट प्लान। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉस्ट अकाउंट। क्यों? यहां पर कीवर्ड कॉस्ट है तो कॉस्ट ही राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 8, ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू is fundamental concept of auditing and auditor is required to examine and ensure that, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू हमें चेक करना है। अभी ट्रू एंड फेयर व्यू जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी? ऑप्शन ए असेट्स आर नाइदर अंडर वैल्यूड नॉर ओवर वैल्यूड। हाँ, हमें ये जरूर से चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में जो असेट में अमाउंट्स लिखी है वो ना ही ओवर वैल्यूड है ना ही वो अंडर वैल्यूड है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हम लोग आगे एमसीक्यू जरूर पढ़ेंगे। ऑप्शन बी नो मटीरियल लायबिलिटीज आर ओमिटेड। हाँ, बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी लिखनी रह तो नहीं गई या कहीं भी कोई लायबिलिटी लिखनी रह तो नहीं गई, ये भी चेक करेंगे। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी द चार्ज इफ एनी ऑन द असेट्स आर डिस्क्लोज। मतलब अगर हमने कोई लोन ली है और उसके अगेंस्ट हमने चार्ज क्रिएट किया है असेट पर बाय प्लेजिंग और बाय मॉर्गेजिंग, तो हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में, और नोट्स टू अकाउंट्स इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेंस हम लोग ये भी चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट।
यानी हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ए, बी एंड सी ऑल 3 आर करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 9 ऑप्शन डी. एमसीक्यू नंबर 10, ethical requirements are defined as code of ethics issued by the ICAI establishes the fundamental principles of professional ethics. Which of the following is not specified in code of ethics as such? मतलब जो ICAI ने इशू करे है कोड ऑफ एथिक्स, यानी नैतिक जिम्मेदारी जो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखनी पड़ती है, ये ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूडेड नहीं है कोड ऑफ एथिक्स में? ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिविटी, इट इज इंक्लूडेड, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है. ऑप्शन बी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है. ऑप्शन सी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंट में होनी चाहिए, यानी ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है. एंड ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन स्किल, ये गलत ऑप्शन है. कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट मेंशन्ड इन कोड ऑफ एथिक्स, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा कम्युनिकेटर हो ये जरूरी नहीं है, यानी हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी. एमसीक्यू नंबर 10 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 11, डैश डील्स विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अगर आपको ऐसे 200 का हेडिंग याद है तो ऐसे 200 का हेडिंग ही ये है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. वापस से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ रिपीट करिए, ये आपको नाम बाय हार्ट हो जाना चाहिए. ऐसे 200, कंडक्ट ऑफ एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी 11 करेक्ट ऑप्शन विल बी ऐसे 200. ऑप्शन बी 11. MCQ number 12, essay 240 defines fraud as an intentional act done by one or more individual amongst management, those charged with governance, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. मतलब फ्रॉड ऐसी चीज है जो इंटेंशनली करी गई है, क्यों? टू ऑब्टेन अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज. ओके, एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, किसने करी है ये क्वेश्चन है. ये मेरे को कैसे पता पड़ा? एमसीक्यू पढ़ के. ए, द एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी. यस, इट इज डन बाय आइदर एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हो गए या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हो गए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. MCQ number 13. Normally, the auditor finds it necessary to rely on the audit evidence that is dash. मतलब एक ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए जिसपे चार्टर्ड अकाउंटेंट भरोसा कर सके. ऑप्शन ए, प्रोबेबल, यानी शायद, या कोई ऑडिट एविडेंस शायद होना चाहिए. नहीं, एक ऑडिट एविडेंस पक्के तौर पर करेक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग उस पर रिलाई करेंगे. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, इनकंक्लूसिव, मतलब जिसपे हम लोग डिसीजन ना ले पाए, जिसपे हम लोग कंक्लूजन ना निकाल पाए, ऐसा होना चाहिए. नहीं, एक ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव होना चाहिए. ऑप्शन सी, परसुएसिव, मतलब जो ऑल अराउंड मना लेता हो, जिसपे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इफेक्ट आता हो, वैसा परसुएसिव होना चाहिए. हाँ, एक ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होना चाहिए, तभी हम लोग उस पर भरोसा करेंगे. और अगर ऑप्शन ए में प्रोबेबल की जगह डेफिनेट एंड ऑप्शन बी में इनकंक्लूसिव की जगह कंक्लूसिव होता तो ऑप्शन ए और बी भी करेक्ट हो सकते थे, लेकिन इनके वजह से ये रॉन्ग है और प्रोबेबल तो पूरा ही रॉन्ग है. तो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 13, ऑप्शन सी. एमसीक्यू नंबर 14, एज पर एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट वर्किंग पेपर शैल बी रिटेन्ड फॉर, मतलब हमें एज पर एसए 230 कहां तक एक ऑडिट वर्किंग पेपर को संभाल के रखना है. ऑप्शन ए, एटलीस्ट 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. वेल, 7 years तो करेक्ट है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड से नहीं, ऑडिट के एंड से. और ऑडिट का एंड कब होता है? जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट पास कर देते हैं तब होता है. तो एमसीक्यू नंबर ए इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ईयर.
एमसीक्यू बी, मैक्सिमम 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नहीं, मैक्सिमम के वजह से भी ये गलत है और फाइनेंशियल ईयर के वजह से भी गलत है। एटलीस्ट 7 year, कम से कम 7 साल तक तुम्हें संभाल के रखना है, और अगर तुम चाहो तो ज्यादा सालों के भी संभाल के लिए रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 7 सालों के लिए संभाल के रखना है। ऑप्शन सी, एटलीस्ट 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी भी एक बार पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम 7 years, मैक्सिमम पे वजह से ये रॉन्ग है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑप्शन सी आएगा। एमसीक्यू नंबर 14, ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 15, डैश इज द वन विच ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बनती है। ऑप्शन ए, एक्सटर्नल एविडेंस, हाँ एक्सटर्नल एविडेंस और क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बनता है। ऑप्शन बी, इंटरनल एविडेंस, नहीं, इंटरनल एविडेंस क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बनता है। ऑप्शन सी, सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बनता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस, यानी ये भी गलत ऑप्शन है। एंड ऑप्शन डी, इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये भी एक इंटरनल ऑडिट एविडेंस का एग्जांपल है, यानी ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। MCQ number 15, option A. MCQ 16, the auditor shall request from the management with an appropriate responsibility for the financial statement and the knowledge of the matter concerned. As per SA 580, the written representation, हम लोग मैनेजमेंट से बोलते हैं कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिसस्टेटमेंट ना हो, और हम लोग मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं एज पर ऐसे 580 ही कि कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्लीज दीजिए। तो ऑप्शन ए 580, द रिटन रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ 16, ऑप्शन ए। MCQ number 17, the SA 330 defines the test of controls as audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of the controls in dash material misstatement at an assertion level। मतलब SA 330 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चेकिंग करते हैं? कंट्रोल्स की। कंट्रोल मतलब जो ऐसी चीजें मैनेजमेंट ने रखी हो जिससे वो इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिसस्टेटमेंट ना हो। ऑप्शन ए, डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, एक कंट्रोल कैसा होना चाहिए कि जो मिसस्टेटमेंट हो तो वो पकड़ ले, डिटेक्ट कर ले। ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग। हाँ, एक कंट्रोल ऐसा भी होना चाहिए कि वो मिसस्टेटमेंट होने से पहले ही या तो उसे प्रिवेंट कर ले या हो जाए तो उसे डिटेक्ट कर ले। तो ऑप्शन बी इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग। हाँ, प्रिवेंटिंग तो करेक्ट है ही, लेकिन उससे ऑलरेडी हमें बेटर ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन डी, प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज ये प्रिवेंट कर लेता है, कंट्रोल जो मिसस्टेटमेंट होने से पहले ही उसे बचा लेता है, या मिसस्टेटमेंट हो जाए तो वो डिटेक्ट कर लेता है, ढूंढ लेता है, एंड होने के बाद वो सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता, वो मिसस्टेटमेंट को करेक्ट भी कर लेता है। तो ऑप्शन डी इज बेस्ट आंसर। तो हम लोग यहां पे ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। MCQ 17, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 18, डैश रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में बताता है? ऑप्शन ए, सफिशिएंसी। हाँ, सफिशिएंट यानी भरपूर मात्रा में, मात्रा माने के क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी सफिशिएंट से डिनोट होगा। तो सफिशिएंसी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑप्शन बी, अप्रोप्रिएटनेस, ये क्वालिटी को डिफाइन करता है। एक ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बराबर सही होना चाहिए, यानी ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है।
तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें क्वांटिटी को चूज करना है। ऑप्शन सी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, नहीं, हमें सिर्फ सफिशिएंट चाहिए, अप्रोप्रिएट अभी भी क्वांटिटी को डिनोट करता है। ऑप्शन डी ऑडिट प्लानिंग, ये तो कोई गलत ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 18, ऑप्शन ए सफिशिएंसी। एमसीक्यू नंबर 19, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट should be fair and should not over allow prejudice or bias, conflict of interest or influence of others to override dash। मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक प्रोफेशनल को मेंटेन करनी है और ये सारी चीजों से अफेक्ट नहीं होने देनी है। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंशियलिटी, नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी द प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो हमें किसी के इन्फ्लुएंस में आके, प्रीजुडिस में आके या बायस में आके अपनी जाने देनी नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 19, ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 20, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डैश इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम डैश। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लोग डिटेक्ट ना कर पाए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो चुकी है और हम लोग डिटेक्ट ना कर पाए, ज्यादा है एज कंपेयर टू हम लोग डिटेक्ट ना कर पाए दूसरी चीज के वजह से मिसस्टेटमेंट हुई हो। ऑप्शन ए एरर, एरर के वजह से अगर मिसस्टेटमेंट होती है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ईजी है। आप जब बैलेंस शीट बनाते थे और आपसे एरर होती थी तो वो आपको तुरंत ही पता पड़ जाता था। कैसे? जब बैलेंस शीट मैच ना हो तब आपको खुद पता पड़ जाता है, यानी एरर से डिटेक्ट करना इजी है, फ्रॉड से डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्रॉड जानबूझ के कोई करता है तो वो डबल एंट्री पास करेगा, वो अपना फ्रॉड छुपाने की कोशिश करेगा, और जो चीज छुपाने की कोशिश करते हैं वो चीज को ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बल्कि ऐसी चीजों से जो गलती से हो जाती है। यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज एरर इज इजियर टू फाइंड एज कंपेयर टू फ्रॉड। ऑप्शन बी फ्रॉड एंड एरर, हाँ, फ्रॉड के वजह से रिस्क ज्यादा है और एरर के वजह से रिस्क कम है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 20, ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 21, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डैश फ्रॉड इज ग्रेटर देन फॉर एन एम्प्लॉय फ्रॉड। मतलब ऑलरेडी मिसस्टेटमेंट हो चुकी है और हम लोग डिटेक्ट ना कर पाए, ये रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे? कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करे उससे। एम्प्लॉयज के पास लिमिटेड अकाउंट का एक्सेस होता है, लेकिन मैनेजमेंट के पास अनलिमिटेड एक्सेस होता है। वो चाहे तो वो सारी एंट्रीज चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैशियर के पास सिर्फ कैश बुक का एक्सेस होता है, लेकिन एक मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर, उसके पास कैश बुक का नहीं, प्रॉपर्टी बुक का, सेल्स बुक का, परचेस बुक का, सारी बुक्स का एक्सेस होता है, तो वो फ्रॉड करेगा, तो उससे हमें रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करे। यानी एमसीक्यू नंबर 21, ऑप्शन ए, मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। एमसीक्यू नंबर 22, मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग कमीशन आर कंसिडर्ड टू बी डैश if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of the users of financial statement। मतलब एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करे, ऐसी मिसस्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ऑडिट एविडेंस, नहीं, ऑडिट एविडेंस तो मिसस्टेटमेंट ही नहीं है। ऑप्शन बी ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू तो मिसस्टेटमेंट ही नहीं है। ऑप्शन सी मटेरियल, मटेरियल इज करेक्ट ऑप्शन। भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसी बड़ी मिसस्टेटमेंट होती है जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करती है। कोई 1 करोड़ की कंपनी हो और उसमें 1-2 रुपए का मिसस्टेटमेंट हो जाए तो वो यूजर को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में अफेक्ट नहीं करेगा, वो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है। लेकिन अगर कोई 1 करोड़ की कंपनी है, उसमें 10 लाख का फ्रॉड हो जाए तो वो डेफिनेटली एक यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करेगा, तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी 22, ऑप्शन सी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 23,
dash is the keystone upon which the respect and dignity of the auditing profession is based, and it stands for the strength of auditor to adopt an unbiased view on the matter without any favor or fear. मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिस पे एक ऑडिटिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बेस्ड है, डिग्निटी बेस्ड है, और उसके वजह से हम लोग अपना ओपिनियन विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी फेवर दे सकते हैं, एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं. मटीरियलिटी नहीं, मटीरियलिटी की वजह से थोड़ी हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं. बी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं. ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस. एक इंडिपेंडेंस ऐसी क्वालिटी है जो हमें विदाउट फियर और विदाउट फेयर, विदाउट एनी प्रीजुडिस और विदाउट एनी बायस अपना ओपिनियन व्यक्त करने की, डिसीजन लेने की छूट देती है. तो ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट इज करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 23 ऑप्शन सी. एमसीक्यू नंबर 24. अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस नोट issued by the ICAI, dash implies that judgment of a person is not subordinated. मतलब हमारा जजमेंट किसी के अंडर अफेक्ट नहीं हो रहा है. ये ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये बताती है? टू विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम. मतलब हमें जिसने भी अपॉइंट किया हो, हमारा डिसीजन उसके अंडर बदल नहीं रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में आ नहीं रहा है, हम लोग उसके वजह से अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे. ऐसी कौन सी बात हमें ये सजेस्ट करती है? ऑप्शन ए ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं. ऑप्शन बी मटीरियलिटी नहीं. ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस. अगर हम लोग इंडिपेंडेंट है तो हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे और हमारा ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 24 ऑप्शन सी. MCQ number 25. The auditor shall design and perform the audit procedures that are appropriate in the circumstances for the purpose of obtaining dash audit evidence. मतलब हमें अपना प्रोग्राम ऐसे बनाना चाहिए कि हमारे पास ऑडिट एविडेंस आए. और ऑडिट एविडेंस कैसा आना चाहिए? ऑप्शन ए सफिशिएंट, यानी भरपूर मात्रा में आना चाहिए. यस, ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट. हाँ, ऑप्शन बी भी करेक्ट है. अप्रोप्रिएट यानी सही भी आना चाहिए. सफिशिएंट यानी भरपूर और अप्रोप्रिएट यानी सही, दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों आनी चाहिए. ऑप्शन सी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. सो हम लोग ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे. एमसीक्यू नंबर 25 ऑप्शन सी. एमसीक्यू नंबर 26. According to SA 500, audit evidence is an information on basis of which an auditor arrives at dash on which dash is based. मतलब हम लोग ऑडिट एविडेंस के बेस पर किस पे आते हैं और उसका बेस क्या है? ऑप्शन ए कंक्लूजन. हाँ, हम लोग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हमारा ओपिनियन रखते हैं, ऑडिटर्स ओपिनियन रखते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन हम फिर भी आगे एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं. अराइव्स एट डिसीजन नहीं, डिसीजन करेक्ट वर्ड नहीं है, कंक्लूजन करेक्ट वर्ड. ऑप्शन सी ओपिनियन, ऑडिटर्स कंक्लूजन नहीं, ये भी गलत है. ओपिनियन पे नहीं आते हम लोग, कंक्लूजन पे आते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ओपिनियन देते हैं. ऑप्शन डी कंक्लूजन एंड ऑडिटर्स डिसीजन नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है. तो हम लोग ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे. एमसीक्यू नंबर 26 ऑप्शन ए. एमसीक्यू नंबर 27. द ऑडिट वर्किंग पेपर कैन सपोर्ट डैश इन केस द डैश फाइल्स अ सूट फॉर नेग्लिजेंस अगेंस्ट द ऑडिटर. यानी कि ऑडिटर के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, किसी ने सूट कर दिया है, तो ऐसी कौन सी चीज है ऑडिट वर्किंग पेपर हमको सपोर्ट करेगी? ऑप्शन ए द क्लाइंट. द ऑडिट वर्किंग पेपर कैन सपोर्ट क्लाइंट नहीं, हमारे खिलाफ केस हुआ है, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग कौन है? ऑडिटर. तो क्लाइंट रॉन्ग है. ऑप्शन बी द मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट को भी ऑडिट वर्किंग पेपर सपोर्ट नहीं करेगा. ऑप्शन सी कंपनी नहीं. ऑप्शन डी ऑडिटर. यस, ऑडिटर. द ऑडिट वर्किंग पेपर कैन सपोर्ट द ऑडिटर इन केस द क्लाइंट files a suit for negligence against the auditor. यानी क्लाइंट
हमारे खिलाफ केस कर देता है कि हमने नेग्लिजेंस किया है, तो हम लोग ऑडिट वर्किंग पेपर से प्रूव कर पाएंगे कि हमने कोई नेग्लिजेंस किया नहीं है, हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे केस में, हमें प्रूफ मिलेगा हमारे केस में। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 27, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 28, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द डैश लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड ऑडिटेड अकाउंट्स। मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर में किसके लिंक में क्या है? ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर क्या सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लाइंट के बुक्स को और ऑडिटेड अकाउंट्स को? नहीं, सब्स्टिट्यूट इज रॉन्ग ऑप्शन। सब्स्टिट्यूटिंग यानी रिप्लेस कर देना, रिप्लेस नहीं करता ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑप्शन बी कनेक्टिंग, हाँ, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द कलेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड ऑडिटेड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 28, ऑप्शन बी। MCQ number 29, the records of audit procedure performed, relevant audit evidence obtained and the conclusions the audit reached or the auditor reached is termed as dash। यानी कि तीन बातें कही गई है। पहली, जो हमने काम किया, जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया। सेकेंड, जो एविडेंस हमने कलेक्ट किया। एंड थर्ड, जो कंक्लूजन पे हम लोग आए। ये सारी बातें का रिकॉर्ड, ये सारी बातों का रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? इस टर्म डैश डैश। ऑप्शन ए ऑडिट प्लान, नहीं, ऑडिट प्लान नहीं। ऑप्शन बी इंक्वायरी, नो, इसको इंक्वायरी भी नहीं बोलते। ऑप्शन सी कंफर्मेशन, नो। ऑप्शन डी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आर द रिकॉर्ड्स in which the procedure performed, evidence obtained and conclusions we are reached on are noted down। तो ये तीनों की तीन बातें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। हम लोग ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 29, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 30, द डैश इज एन आउटलाइन ऑफ ऑल प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन एन ऑर्डर टू अराइव एट एन ओपिनियन कंसर्निंग क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो आउटलाइन है? आउटलाइन किसकी? सारे प्रोसीजर की, जो हमें टू बी फॉलो, मतलब जो हमें फॉलो करनी है, फ्यूचर टेंस, टू बी फॉलो, जिससे हम लोग हमारा ओपिनियन पे आ पाएंगे। ऑप्शन है ऑडिट फाइल्स, नो, ऑडिट फाइल्स इज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिकॉर्ड, इट इज नॉट एन आउटलाइन। Option B, audit notebook, no, audit notebook is also part of audit documentation, it is a record, it is not outline। Option C, audit program, yes, audit program में हम लोग प्लान करते हैं। जो प्लान क्या करते हैं? जो हमें काम करना है, जो प्रोसीजर हमें परफॉर्म करनी है। क्यों? ताकि हम लोग एक ओपिनियन पे आ सके। सो एमसीक्यू नंबर 13, ऑप्शन सी ऑडिट प्रोग्राम इज करेक्ट। Thank you for watching this video. If you liked it, please download our app Kirti Vidya, and in coming exam we will provide you of 3 last year papers. All the best for your coming exams.